नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेद क्लासेस में, जहां हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 5, जो कि हमारा संबंध रखता है संघ से। संघ का मतलब होता है जहां आप भारत की संघीय प्रणाली, जहां पर आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो भाग 5 जिसके बारे में मैंने कहा था भारत का संघ, और संघ के अंदर मैंने कहा था अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। ठीक है ना। यहां तक इसका क्या मिलता है, हमें वर्णन मिलता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जिनका उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 52 में। ठीक है ना। और उनके बारे में मैंने सारी जानकारियां महोदय आप सभी को प्रदान कर दी थी। फिर उसके बाद हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में भी हमारे संविधान में जानकारी हमें मिलती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति या इन्हीं को कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में बच्चों आपसे जानकारी साझा करनी है आज। तो इस विषय में मैं सबसे पहले आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बता दूं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जो उल्लेख है, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति है, इनका जो उल्लेख है बच्चों, इनके बारे में जो हमारा संविधान में हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो हमें कौन से अनुच्छेद में मिलती है? अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63 में। ठीक है ना, 63 आर्टिकल या अनुच्छेद आप ही कह सकते हैं। फिर उसके बाद यदि मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते कौन है, तो उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? हमारे अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? पदेन सभापति। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स ऑफिसो, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन। अच्छा सर, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन कहने का मतलब क्या है? यदि भारत के उपराष्ट्रपति का यदि चुनाव होता है, तो चुनाव में जब हमारे उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, उसके बाद ही हमारे भारत के जो उच्च सदन की हम बात करते हैं, संसद के, वहां के वो पद पर आते ही उसके क्या बन जाते हैं? सभापति। और हमारा उपराष्ट्रपति जो पद है अभी हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है बच्चों। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति थे, 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्या कर दिया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, 21 जुलाई 2025 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उनका इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को दिया गया। तो उन्होंने जब इस्तीफा दिया है, तो वर्तमान में 9 सितंबर को उनके लिए निर्वाचन की पद्धति रखी गई है। 9 सितंबर को इलेक्शन होंगे, उसके उपरांत ही हमारे राष्ट्रपति का जो निर्णय आएगा, उपराष्ट्रपति का जो निर्णय आएगा कि कौन हमारे नए उपराष्ट्रपति होंगे, तो वहां तक आपके लिए जानकारी लेना अति आवश्यक बन जाता है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है आपके लिए वर्तमान समय में परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो इनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? अनुच्छेद 63 में। और वो पदेन सभापति होता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है। फिर उसके बाद बच्चों हमारी जानकारी में बताया जाता है कि अनुच्छेद जो 66 है उसमें क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है बच्चों? पहली बात तो इनका जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, निर्वाचन प्रणाली से। ठीक है ना, निर्वाचन प्रणाली से। इसका मतलब क्या है सर? इसके अंदर क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें प्रतिभाग करने वाले जो भी होते हैं, इसमें प्रतिभागी कौन होते हैं? इसमें प्रतिभागी होते हैं संसद के सभी सदस्य। इसमें क्या करते हैं? प्रतिभाग करते हैं। तो पर यदि आप बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उसमें क्या होता है? राज्यों के हमारे जो विधानसभा के जो हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी प्रतिभाग करते हैं, और हमारे द्वारा जो संसद में भेजे गए सदस्य हैं वो भी उसमें प्रतिभाग करते हैं। पर उपराष्ट्रपति में क्या होता है? संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य में कौन कौन आएंगे? जैसे हमारे लोकसभा एमपीज, ठीक है, दूसरा आता है हमारा राज्यसभा एमपीज आएंगे। ठीक है, और उसके बाद इन्हीं राज्यसभा एमपीज के साथ हमारे कौन आते हैं? जो 12 मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य, वो क्या करते हैं? प्रतिभाग करते हैं।
तो राज्यसभा में जो हमारे 12 सदस्य हैं उनको मनोनीत करने की, जो नॉमिनेट करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? तो हमारे राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के द्वारा जिन 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में प्रतिभाग नहीं करते हैं, ठीक है, पर वो हमारे उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन पद्धति है उसमें क्या करते हैं? मतदान करते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि इसमें तो हमारा पहला क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। और इसमें क्या होता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम पद्धति के अनुसार मतदान होता है, ठीक है ना। इलेक्शन होने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। और फिर उसमें क्या होता है हमारा कि जो सदस्य होता है इलेक्शन तो करते हैं। अब उसके बाद आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति ने अपना जो निर्वाचन में इलेक्शन है वो तो हमारा आर्टिकल 66 में कह रहा है। अब अगर मैं आर्टिकल 67 की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है? आर्टिकल 67 के क्लॉज ए के तहत वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। तो उपराष्ट्रपति के क्या होता है? रिजाइन करना, ठीक है ना। क्या करना? रिजाइन करना है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? इस्तीफा। तो उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा है वो हमारा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 67। इसी के तहत हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित किया था, ठीक है। और उनका संबोधन, ठीक है, और इस्तीफे का संबोधन किसे होता है? भारत के राष्ट्रपति को। संबोधन किसको होता है? भारत के राष्ट्रपति को। तो किसमें इसका वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 67 में। और उसी के बाद यदि मैं इसके अगले अनुच्छेद की बात करता हूं, अनुच्छेद कौन सा हमारा? अनुच्छेद 69, आर्टिकल 69। तो ये क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ। और देखो बच्चों, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं पर ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और इनको फिर किसी वजह से क्या होता है? अगर किसी बिल पर, किसी विधेयक पर यदि हस्ताक्षर करने होते हैं तो हस्ताक्षर ये नहीं कर सकते हैं। पर ये जहां पर इक्वल वाली बात आ जाती है तो वहां पर निर्णायक मत में अपना क्या करते हैं? प्रतिभाग देते हैं। तो इनकी ओर से जो महत्वपूर्ण आपके लिए अनुच्छेद है, पहला तो अनुच्छेद आप कहते हैं कि अनुच्छेद 63 महत्वपूर्ण है। दूसरा अनुच्छेद 64 महत्वपूर्ण है। क्यों? इनके द्वारा जो पदेन सभापति, जो राज्यसभा का है, उच्च सदन का जो सभापति है, उनका कार्यभार। और अनुच्छेद 66 जिसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 67 जिसमें उनके द्वारा दिए जाने वाला इस्तीफा, इस्तीफे की बात करते हैं। अगला अनुच्छेद 69 जो कि उपराष्ट्रपति के द्वारा दी जाने वाली शपथ की बात करते हैं। तो बच्चों अगर किसी बच्चे को याद होगा, आपको याद होगा, तो मैंने कहा था अनुसूची जो 3 से है, अनुसूची 3 में भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यों के जो हमारे कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके शपथ का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि उनके लिए क्या किया गया है? उनके अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 69 है तो इसमें उनके लिए क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो उपराष्ट्रपति जो हैं पहले तो भारत के, और इनकी जो निर्वाचन की जो न्यूनतम आयु है, ठीक है। अगला यहां पर प्रश्न आता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्यताएं। उन योग्यताओं में क्या होता है? पहला, वे क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक, ही मस्ट हैव द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? उनकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? 35 वर्ष की एज होनी चाहिए उनकी। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 ईयर्स ओल्ड होती है। फिर उसके बाद बच्चों अगला बिंदु यहां पर आता है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। 5 वर्ष का इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। और इनका जो वेतन होता है, सैलरी, इनका सैलरी कितना होता है? 4 लाख रुपये। कितना होता है? 4 लाख रुपए इनका वेतन होता है। तो यहां से हम आगे को अपने जो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो हमारे कुछ प्रश्न हैं, तो पहले तो आप लिस्ट देख लीजिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ठीक है। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। एक बिंदु। अगला हमारे कौन है?
और इन्होंने क्या किया था, अपना पूरा कार्यकाल किया था, कब तक के लिए, 2 बार कार्यकाल किया था। अगला हमारा जाकिर हुसैन है, फिर हमारा कौन है, वीवी गिरी है, फिर हमारे कौन है, गोपाल पाठक, फिर हमारे श्री बीडी जत्ती, फिर उसके बाद कौन है, एम हिदायतुल्लाह, फिर है हमारे श्री आर वेंकट रमणी, अगले हमारे कौन है, शंकर दयाल शर्मा, और हमारे 9वें क्रम के जो है हमारे श्री के आर नारायणन। ठीक है ना। जब उपराष्ट्रपति थे, फिर उपराष्ट्रपति के बाद जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो के आर नारायण वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जो भारत के फिर क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद उत्तराखंड की स्थापना होती है इसमें। ठीक है ना। फिर हमारे क्या है, कृष्णा कांत है, फिर अगला हमारे कौन है, श्री बायरन सिंह शेखावत, फिर हमारे कौन है, मोहम्मद हामिद अंसारी, फिर हमारे कौन है, हमारे आर वेंकट रमन, और अंतिम 14वें नंबर के हमारे कौन है, श्री जगदीप धनखड़, 14वें क्रम के थे, जो 14 अगस्त 2022 से निर्वाचन होते हैं, और वर्तमान में 21 जुलाई 2025 तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है ना। 21 जुलाई 2025 तक कार्यकाल रहता है। तो वर्तमान में अभी हमारे कौन है, अभी कोई नहीं है, इलेक्शन होने सितंबर में, फिर उसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति भी इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपके लिए होता है, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद का सदस्य संसद सदस्य नहीं होता है। तो वो कौन होता है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे अभी को आपको कहा कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा क्या है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है ना। वह राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, जो कि मैंने अनुच्छेद आपको 64 में बता दिया है। अगला प्रश्न क्या आता है बच्चों, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जाता है। मतलब क्या है कि यदि जो उपराष्ट्रपति हैं उनको उनके पद से हटाना है, द रिमूवल फॉर दी वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको रिमूव करने के लिए प्रस्ताव लेके आना जो पड़ेगा, वो कौन से सदन में आएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति किस सदन के सदस्य होते हैं, हमारे लोकसभा के संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में वो सदस्य किस सदस्य के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो हमारे राज्यसभा के। तो प्रस्ताव भी है वो राज्यसभा से ही आता है। ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, हाँ ये सही ऑप्शन है। पर क्या कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना, ये कथन तो सत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं। अगला क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सही है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये शर्त है, और ये बीपीएससी 1992 में आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो हमारा कौन सा कथन असत्य है, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति करता है, नहीं। उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है, और संसद के दोनों सदस्य उसमें क्या करते हैं, प्रतिभाग करते हैं बच्चों। ठीक है ना। फिर उसके बाद बच्चों हमारा यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति का बिंदु है ये यहाँ पर समाप्त होता है, और हमारा अगला पॉइंट बनता है भारतीय संसद। अब आपसे आज मैं बात करूंगा भारत की संसद के बारे में। ठीक है ना। तो भारत की जो संसद है इसी को क्या बोला जाता है, इंडियन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट। ठीक है। तो पार्लियामेंट जो हमारी है उसका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ये है। यदि मैं आपसे बात करता हूं भारत की जो हमारी इससे पहले वाली जो संसद थी वो ये है बच्चों। तो ये संसद का निर्माण कब हुआ था, पुरानी संसद का निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था बच्चों 1927 में। कब होता है, 1927 में। इसका वास्तुकार कौन था, ये भी पूछा जाता है। ये कौन था इसका वास्तुकार, तो लुटियंस था। कौन था इसका वास्तुकार, लुटियंस था। ठीक है, इसका वास्तुकार कौन था बच्चों, लुटियन था। और इसका वर्तमान नाम क्या है, इसका नाम है संसद, हमारा संविधान भवन। संविधान भवन, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका जो अस्तित्व है वर्तमान में जीर्ण शीर्ण होने के कारण इसे क्या कर दिया गया था, रिटायर कर दिया। और वर्तमान में हमारी जो ये आपको दिख रही है सामने पे, ये त्रिभुजाकार आकृति में, ये हमारी कौन सी है, नई वर्तमान संसद है। ठीक है ना। तो इस संसद के बारे में आपसे यदि मैं कहूं, इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन कब होता है, 28 मई 2023 को होता है। ठीक है ना। और संसद के बारे में यदि मैं कहता हूं, इसके पास, संसद के पास क्या होते हैं,
संसद के कितने सदन होते हैं? सदन होते हैं दो। कौन कौन से? एक होता है लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा। ठीक है ना, लोकसभा मतलब द हाउस ऑफ पीपल, और सेकंड वन क्या है? राज्यसभा मतलब क्या है? उच्च सदन, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तीसरा क्या है? संसद के अंग। ठीक है, संसद के अंग। तो इसके अंग कितने होते हैं बच्चों? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? एक तो हमारा होता है राज्यसभा, एक होता है हमारा लोकसभा, तीसरा होता है हमारा क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है ना, कोई भी विधि या कानून की जो प्रणाली है उसे अगर हमको लिखना है या हमें भारतीय संविधान में जोड़ना है तो किन सदनों से होते हुए जाती है? लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति से होते हुए गुजरती है। यदि मैं वर्तमान में आपसे बात करता हूं, हमारे पास जो लोकसभा या राज्यसभा या संसद है, तो संसद के पास मैंने पहले बिंदु तो क्या कहा कि हमारे दो हमारे सदन होते हैं, दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 3 इसके अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं या इसके पार्ट्स होते हैं, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और हमारे भारत के राष्ट्रपति। फिर इसके बाद बच्चों मैं आपसे यदि मैं बात करता हूं लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा की, तो लोकसभा का जो हमारा उल्लेख है, या पहले हम राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, संसद के बारे में, या पहले देखो संसद, इसके बारे में उल्लेख आर्टिकल 79 में कहा गया है। ठीक है ना, उसी में कहा गया है दो इसके भाग होते हैं या सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। 3 अंग होते हैं जो कि हमारा एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बच्चों हमारा राज्यसभा। अगला हमारा क्या आता है? राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या होती है? उच्च सदन, संसद का उच्च सदन। ठीक है ना, यहां पर लिख लेते हैं इनके बारे में भी। संसद का उच्च सदन, अपर हाउस। ठीक है ना, उच्च सदन, उच्च सदन हो गया। इसमें इसके सांसदों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। ठीक है ना, यहाँ के सदस्य का कार्यकाल सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और यहां निर्वाचन की यदि मैं बात करता हूं, तो निर्वाचन कितने साल में होता है? प्रति 2 वर्ष में। प्रति 2 वर्ष में क्या होता है? इसके 1/3 सदस्य होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? री इलेक्शन के थ्रू आगे बढ़ाया जाता है। और इसके बारे में बच्चों उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 80 में इसके बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है ना, उल्लेख आर्टिकल 80 में कहा गया है। ठीक है ना, और उसके बाद हमारा अगला सदन आता है बच्चों इसी के साथ, लोकसभा। इसी में क्या आता है अगला सदन? हमारा लोकसभा। और लोकसभा क्या कहलाता है? हमारा संसद का, और इसी को बच्चों संसद का निम्न सदन बोला जाता है इसको। और यहाँ का जो सदस्य होता है उसका हमारे द्वारा जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, बल्कि राज्यसभा में क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। या इसे क्या बोला जाता है? अस्थायी सदन। क्या बोला जाता है? अस्थायी सदन बोला जाता है। ठीक है ना, उसके बाद इसके बारे में अगर मैं कहूं, इसके बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और उसके बाद यहाँ का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कितना होता है? कहा मैंने 6 वर्ष, और यहाँ का कितना होता है? हमारा 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और यहाँ पर क्या होता है? निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब क्या है कि 18 वर्ष की आयु के वयस्क मतदाता निर्वाचन में
प्रतिभाग करते हैं। ठीक है ना। और ये जो 18 वर्ष है बच्चों, ये 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या होता है, 1989 में दोबारा से जोड़ा जाता है, क्योंकि इससे पहले मतदान 1989 से पहले जो मतदान की एज थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है ना। तो ये हमारी लोकसभा के बारे में कुछ जानकारी होगी। और लोकसभा में ही यदि कहा जाए तो जो हमारा बहुमत दल है, मेजोरिटी पार्टी है, उसी का सदस्य हमारा भारत का प्रधानमंत्री बनता है। तो आइए संसद से संबंधित कुछ हमारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हैं और कुछ जानकारी आपको दी जाए। ठीक है ना। प्रश्नों से देखते हैं कि निम्नलिखित कथन में कौन सही है। कौन सा सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल, इसी को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, द हाउस ऑफ पीपल जिसको मैंने कहा। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बोला मैंने, ये भी सही है। अगला मैंने बोला राज्यसभा राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करता है। फिर तो इसमें ऑप्शन डी क्या आ रहा है हमारा, उपयुक्त में सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है ना। तो ये संसद के बारे में क्या हो गए, महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला क्या है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। अंत में यदि मैं बात करता हूं, पार्लियामेंट के जो हाउसेस चलते हैं, हमारे पार्लियामेंट्री जो हाउसेस चलते हैं, उनके बीच में मैक्सिमम साल में दो हमारी क्या होनी चाहिए, बैठकें होनी चाहिए। तो उनके बीच का जो अधिकतम अंतराल है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 6 महीना होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये एसएससी में भी पूछा गया है और आपसे ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, ये इसका मतलब है कि जो संसद के जो दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनका कार्यकाल चलता है। एक हमारा शीतकालीन चलता है जिसमें हमारा बजट अनाउंस होता है, एक वर्तमान में चल रहा है जिसे हम मानसून सेशन कहते हैं, एक हमारा शीतकालीन सत्र चलता है। तो संसद के 3 सत्र चलते हैं। ठीक है ना। उन तीनों सत्रों के बीच में जो अधिकतम जो बीच का जो गैप है, जो सदन चलने का, सत्र चलने का, वो अधिकतम होना चाहिए बच्चों 6 महीने का। ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न पूछता है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है, जॉइंट सिटिंग क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, जॉइंट सिटिंग। मान लो कोई बिल है भारत के लिए, भारत सरकार ने कुछ नियम बनाना है, अधिनियम बनाना है, तो उस अधिनियम को बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसे जो हमारे संसद की जो हाउसेस हैं वहां से निकाला जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से निकाला जाता है। तो वहां से निकालने में मान लिया जाए लोकसभा से एक हमारा बिल निकाला, बिल को हिंदी में क्या कहते हैं, विधेयक। ठीक है। तो विधेयक मान लो लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया, पर उस बिल को राज्यसभा ने पास करने से या तो इनकार कर दिया या उसको रिटर्न कर दिया, बार बार रिटर्न कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, लोकसभा राष्ट्रपति से कहती है कि हमारा एक बार ज्वाइंट सेशन करवा दो, संयुक्त अधिवेशन की, हम एक कक्ष में बैठेंगे और उस कक्ष में बैठने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर विचार करेंगे। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति क्या करवाते हैं, भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन करवाते हैं, संयुक्त अधिवेशन करवाते हैं, जिसी को बोला जा रहा है क्या, जॉइंट सिटिंग। और जब ये जॉइंट सिटिंग होती है बच्चों, इसका जो उल्लेख है कहां किया गया है, ये आर्टिकल 108 में, 108 में किया गया है। तो इस सदन में जब दोनों पर चर्चा परिचर्चा होती है तो उस संसद के अधिवेशन के तहत हमारा जो बिल होता है या तो पास हो जाएगा या तो दोनों के जो वार्तालाप है उसके तहत रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में आयोजित होता है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, क्या इसका निर्वाचन के लिए होगा, नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, हाँ हो सकता है, एक ऐसे विधेयक को पारित कर, एक ऐसे विधेयक या बिल, इसी को विधेयक को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है, पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी और प्रश्न 3 और 4 ये दोनों सही है। तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी में है, तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, जॉइंट सिटिंग कहते हैं, क्योंकि दोनों जो संसद है, संसद के दो सदन होते हैं, कहा मैंने, एक राज्यसभा एक लोकसभा। अब जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच में मतभेद होगा तो उस स्थिति में ये हमारी जॉइंट सिटिंग राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है। करवाने का अधिकार किसके पास है, ये विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका अधिकार है वो किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है ना। इसको करवाते हैं। और भंग करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, भारत, जो हमारी जो सदन है, सदन के अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न क्या आता है बच्चों, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त की जाती है यदि वह बिना
सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता हो। अभी हमारा यूपीएससी 1990 और एमपीपीसीएस 1992 में पूछा गया है। तो कब होता है? जब एक सांसद 60 दिन से अधिक समय तक अपने सदन में प्रतिभाग न करे। ठीक है ना? तो सदन के सत्र चल रहे हैं और उन सत्र में यदि कोई भी सांसद प्रतिभाग नहीं करता है 60 दिन तक लगातार, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? भंग कर दी जाती है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि हमारे जो लोकसभा होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का, 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना? और अगला हमारा प्रश्न क्या है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हमारा प्रश्न कब कब पूछा गया है? आरआरबी 2004, उत्तराखंड पीसीएस 2005 और एसएससी 2016 में इसको इतने बार पूछा गया और संभावित है बार बार पूछा जाएगा। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्या? 552। अब देखिए 552 लोकसभा के सदस्य संख्या हो सकती थी। ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी थी? ये थी 552 थी। अब 552 थी तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों? तो संसद में बात होती है कि जो 2 सदस्य होंगे, इन 2 सदस्यों को क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। ठीक है ना? मनोनीत होते थे। और ये होते कौन थे? ये होते थे एंग्लो इंडियन। कौन होते थे बच्चों? एंग्लो इंडियन होते थे। अभी एंग्लो इंडियन कौन होते थे? जिनके माता अथवा पिता में से एक भारत का नागरिक हो और एक दूसरा ब्रिटेन का नागरिक हो, तो ऐसे माता पिता के सदस्य क्या कहलाते थे? एंग्लो इंडियन कहलाते थे। ठीक है ना? तो इस तरीके के जो हमारे सदस्य हुआ करते थे उनसे भी अब कहा गया। तो 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत क्या होता है? 2 एंग्लो इंडियन की जो हमारे मनोनीत करने की जो प्रक्रिया थी, 2 एंग्लो इंडियन की मनोनीत की जो शक्ति थी, मनोनीत शक्ति क्या हो गई है? समाप्त हो गई है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना? तो अब अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना निकलता है हमारा बच्चों? 550। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर है। अधिकतम अब कितनी हो सकती है? 550। अब उस समय पूछा गया था 2004 और 2005 और 2016 में, तो 2020 में ये संशोधन होता है। तो ये नोट करके आप अवश्य तौर पर लिख लीजिएगा कब ये संविधान संशोधन होता है। तो इसके तहत क्या होता है हमारा, अगर मैं इसको अब 550 ने लिखकर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 552 ने लिखकर 550 यदि मैं इसको लिखता हूं तो ये कोई दो राय नहीं होगी। ठीक है ना? तो कितनी होगी यहां पर? 550 सदस्य संख्या। तो ऑप्शन डी इसका फिर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? या तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ज्यों का त्यों रखकर हम यहाँ पर अलग सा हमारा प्रश्न ऑप्शन जोड़ देते हैं, 550 उत्तर। ठीक है ना? और अगला हमारा बच्चों प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कब कब से होता है बच्चों? हमारा क्या होता है कि जो हमारा जनगणना होती है, तो जनगणना के आधार पर क्या होता है बच्चों? परिसीमन होता है। ठीक है ना? तो परिसीमन के आधार पर क्या होता है कि जनसंख्या जो भी होती है, उस जनसंख्या के आधार पर वहां के लोगों पर क्या किया जाता है? लोगों को, जो वहां के सांसद है उनको गणना की जाती है। तो 1971 में क्या होता है? परिसीमन। ठीक है, इसी परिसीमन के तहत क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों के लिए स्थानों का आवंटन होता है। ठीक है, अब वर्तमान में कहने की बात है कि वर्तमान में 2026 नए परिसीमन आयोग के गठन की बात कही गई है। ठीक है ना? अगला हमारा क्या है? ये हमारा जो इसका उत्तर है ये कौन सा है? सी है। अगला हमारा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लोकसभा के चुनाव लड़ने का इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए लोकसभा के लिए? तो हमारा 25 वर्ष। कहां है? ऑप्शन बी, जैसा कि मैंने अभी आपको लोकसभा के बारे में बताया है। अगला बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है
कि किस राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सबसे अधिक कहाँ हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा, तीनों की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। यहां से अगर मैं ये भी बता देता हूं, लोकसभा के 80 सदस्य, ठीक है। और राज्यसभा के कुल कितने होते हैं? यहाँ 31 सदस्य। और विधानसभा इसके कुल कितने सदस्य हैं? तो 403 सदस्य हैं। तो मतलब भारत में चाहे लोकसभा कहो, चाहे राज्यसभा कहो, चाहे हमारा विधानसभा कहो, तीनों में जो सर्वाधिक संख्या है वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश से कम नहीं है बच्चों। ठीक है ना, उसकी जनसंख्या ही उतनी है। और अगला यदि मैं बात करता हूं 22वां प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल चलता है बच्चों, ठीक है। ये यदि मैं आपसे पहले बताऊं इसके बारे में कि हमारा जो संसद है, क्या है? संसद है। संसद के वार्षिक सत्र कितने होते हैं? कहा मैंने 3 होती है। वार्षिक सत्र कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? एक शीतकालीन सत्र, एक ग्रीष्मकालीन सत्र, और तीसरा होता है हमारा क्या? मानसून सत्र। तो इन 3 सत्रों को बुलाने का कार्य, बुलाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति की है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास क्या है? संसद के जो ये सत्र है इनको बुलाने की शक्ति है। अनुच्छेद 85 उनको इजाजत देता है। और संसद सत्र को, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि संसद सत्र को भंग करने की शक्ति, भंग करने का मतलब मान लो सदन सत्र चल रहा है और उसको समाप्त कर दिया गया, तो उसकी शक्ति किसके पास है? लोकसभा स्पीकर के पास। ठीक है, सदन अध्यक्ष के पास, लिख लो सदन के अध्यक्ष के पास। ठीक है, बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का, कि आओ और चर्चा करो, और उसको समाप्त किसे किया जा सकता है? तो लोकसभा के बारे में आपसे प्रश्न यदि पूछ रहा है तो लोकसभा के लिए हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? इसका ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, क्योंकि जो हमारा राज्य लोकसभा का सदस्य होगा, उसका अध्यक्ष होगा, वही उस सत्र को क्या करेगा? समाप्त करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे यहाँ के इस कक्षा के हमारे इतने प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। बाकी हमारे इसके बाद हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण हमारे और अनुच्छेद होंगे, या हमारे जो हमारा पदाधिकारी होगा उसके बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे। लोकसभा राज्यसभा के बाद हमारे भारत के महान न्यायवादी आते हैं, संसद के सत्र के बाद हमारे भारत की न्यायपालिका आती है, तो उसके बारे में आगे के हमारी प्रकार जो ये चलता रहेगा। तो इसके साथ हमारे बने रहिएगा, और हमारे वेदश्री चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी हमारे उत्तराखंड की जितनी भी समूह ग की परीक्षाएं होती हैं, या कुछ हमारे सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी हमारे परीक्षाएं होती हैं, तो उन परीक्षाओं से आपको अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारी वेदश्री क्लास की जो ऐप है, उस ऐप पर भी आप क्या कर सकते हैं? जाकर लॉग इन कर सकते हैं, और बहुत सारी किफायती जानकारी आपको ऐसे मिलते रहेंगी। बाकी आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।